एक एथीस्ट का सबसे बड़ा सवाल होता है कि इफ गॉड एग्जिस्ट्स देन प्रूव इट। इसी सवाल का जवाब देने में आया हूँ और एक नहीं बल्कि बहुत सारे जवाब दूंगा। आज तकरीबन हर एक शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन करता है। इस थ्योरी में हमें ये कहा जाता है कि ये पूरी यूनिवर्स पहले दिन से नहीं थी, इसका एक स्टार्टअप पॉइंट था। तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक छोटे से पॉइंट से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स वजूद में आया। लेकिन फिजिक्स में तो एक प्रिंसिपल है, फॉर एवरी वर्क देन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड। लेकिन जब कुछ भी नहीं था तो ये एक्सटर्नल फोर्स इस पॉइंट पर किसने अप्लाई किया? चलो चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं। इफ बिग बैंग इज अ वर्क डन देन हु अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स? ओह इट्स अ मिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ ऐसे इलाज और प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे जिससे हमें साफ पता चलता है कि देयर इज अ गॉड, बट साइंस एंड एथीस्ट उसको अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज का नाम देते हैं। आज की इस वीडियो में हम एथीस्ट के द्वारा पूछे जाने वाले सबसे बड़े बड़े सवालात का जवाब देंगे और साइंटिफिक जवाब देंगे, जैसा कि हु क्रिएटेड गॉड, हु वाज बिफोर गॉड एंड व्हाई कैंट वी सी गॉड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मॉडर्न फिजिक्स की सबसे हैरान करने वाली डिस्कवरीज में से एक ये है कि ये कायनात ऐसी बनी है जैसा कि इसे खास तौर पर इंसानों के लिए बनाया गया। अगर हम देखें तो जो फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर होते हैं जैसा कि स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, इनकी एक ऐसी प्रिसाइज वैल्यू है जिसमें एक पॉइंट की भी गलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दो प्रोटॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि दुनिया की सबसे एडवांस मशीन भी उसे महसूस नहीं कर सकती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इससे 10⁻40 टाइम्स कम है, मतलब कि एक के बाद 40 जीरो लगाए। इस नंबर को कैलकुलेट करना भी अपने आप में ही एक चैलेंज है। मिसाल के तौर पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्जन बिटवीन प्रोटॉन्स को 10⁻40 कंसिडर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका सिर्फ एक पार्ट कंसिडर किया जाएगा। अब ये वैल्यू इतनी एक्यूरेट और करेक्ट है कि अगर इसमें एक जीरो का भी इजाफा होता तो तमाम स्टार्स अपने वक्त से पहले जल जाते और ज़मीन पर जिंदगी ही नहीं होती। और अगर इसमें एक जीरो भी कम होता तो हम जो गैलेक्सीज और स्टार्स देखते हैं वो होती ही नहीं। और इसी तरह एक एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मास की रेशो इतनी प्रिसाइज है कि अगर इसमें थोड़ी भी हलचल हो जाती तो पूरी दुनिया पर कोई मॉलिक्यूल या एटम नामी कोई चीज़ होता ही नहीं। और हम ये जानते हैं कि पूरी कायनात एटम से मिलकर बनी है तो पूरी कायनात ही नहीं होती। हम अक्सर ये सुनते आ रहे हैं कि हमारी यूनिवर्स मुसलसल एक्सपेंड हो रही है और इस एक्सपेंशन को कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कंट्रोल करती है। और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू मशहूर साइंटिस्ट स्टीवन विनबर्ग ने 1992 में जो दरियाफ्त की थी, ये वैल्यू इतनी प्रिसाइज है कि अगर ये थोड़ी भी बढ़ जाती तो पूरी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंड करती और हर एक चीज़ एक दूसरे से अलग होती, यहाँ तक कि एक एटम की भी चीथड़े उड़ जाते। और अगर इसके अलावा ये वैल्यू थोड़ी सी भी कम होती तो पूरी यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स और स्टार्स है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करती, जिसकी वजह से पूरी यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा क्लैश पैदा होता और ज़िंदगी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यूनिवर्स के इस एक्सट्रीम करेक्शन को देखने के बाद एक एथीस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट सर फ्रेड हॉले ने कहा कि फैक्ट्स और कॉमन सेंस से पता चलता है कि फिजिक्स को एक ऐसे आला अकल ने बनाया है जिसकी मौजूदगी हमें हर जगह पर महसूस होती है। सिर्फ सर फ्रेड हॉले ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसे हजारों साइंटिस्ट हैं, जब उन्होंने पूरी यूनिवर्स को बहुत डीपली स्टडी किया तो उन्होंने एक बात बताई कि एक ऐसी ताकत मौजूद है जिसने पूरी यूनिवर्स को होल्ड करके रखा है। इन सब वैल्यूज के करेक्शन को देखने के बाद जहन में एक ही बात आती है कि कोई न कोई तो ऐसी ताकत मौजूद है जिसने इस यूनिवर्स को ऐसे बनाया है कि अगर हम गौर करें तो हमें हर जगह पर उसकी कोई न कोई निशानी मिल ही जाती है। और अगर इसके बाद भी कोई शख्स कहे कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है तो वो दरअसल ये बात कर रहा है कि आप मुझे एक गन दो और मैं यूनिवर्स के एक सिरे पर खड़ा हो जाऊंगा और यूनिवर्स के दूसरे सिरे पर तुम एक एटम रखो, मैं गोली चलाऊंगा और इत्तेफाकन वो गोली उस एटम को हिट करेगी। अगर इसके बाद भी कोई कहता है कि ये सब एक इत्तेफाक है तो रुक जाओ, वीडियो तो अभी ही शुरू हुई है और असल मजा अब आने वाला है। साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के वजूद में आने के लिए एक थ्योरी पेश की है जिसे हम सब बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक 13 बिलियन ईयर्स अगो पूरी यूनिवर्स एक निहायत ही गर्म छोटे से पॉइंट से वजूद में आई और फिर पूरी यूनिवर्स तेजी से फैलना शुरू हुई। बिग बैंग से पहले ना टाइम था, ना प्लेस था और ना ही मैटर था, यानी कुछ भी नहीं था। अचानक एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और यूं पूरा यूनिवर्स वजूद में आया। जैसे ही यूनिवर्स फैलता गया टेम्परेचर कम होता गया। 1929 में एक फेमस एस्ट्रोनॉट एडविन हबल ने ये डिस्कवर किया कि ये गैलेक्सी जो है एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है, मतलब कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। इसका मतलब है कि अगर हम टाइम में पीछे जाए तो एक ब्लास्ट की तरह बिग बैंग की वजह से ये इस यूनिवर्स में पूरी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर होती जा रही है। साइंस के मुताबिक हर चीज़ की होने की कोई वजह होती है, इसलिए इस कायनात की बनने की भी कोई वजह ही होनी चाहिए।
और इसकी पहली वजह टाइम, मैटर और प्लेस से बाहर होनी चाहिए। और वो वजह क्या थी? साइंस में आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि कोई वर्क डन बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स की हुई हो। अब अगर यूनिवर्स खुद बहुत पैदा नहीं हुई है तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने वाली कोई ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो टाइम, प्लेस और मैटर से बाहर हो। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है आपको पता है? कुरान सूरह अंबिया 21:30। क्या वो लोग जो काफिर हैं नहीं देखते हैं कि ज़मीन और आसमान पहले एक ही थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया और हर जानदार को हमने पानी से पैदा किया, क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? फिजिक्स के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हर चीज़ की स्टेट वक्त के साथ बिगड़ती जाती है, एनर्जी ज़ाया हो जाती है और उस चीज़ की तरतीब ख़त्म हो जाती है। इसको अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझे तो ये हमें बताता है कि यूनिवर्स पहले से मौजूद नहीं थी और ये एक न एक दिन ख़त्म होगी, जो इसके आगाज़ का सबूत देती है। चूँकि पूरी यूनिवर्स खुद बहुत वजूद में तो नहीं आ सकती है, इसलिए इसके पीछे एक ज़हीन और ताकतवर खालिक का होना लाजमी है, जिसने इसे बनाया, इसे चला रहा है और इसे ख़त्म भी करेगा। स्टीफन हॉकिंग ने एक एथियस्ट होने के बावजूद भी एतराज़ किया कि अब तकरीबन हर शख्स ये मानता है कि यूनिवर्स और टाइम का आगाज़ बिग बैंग से हुआ है। साइंस के मुताबिक बिग बैंग के बाद केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ लाखों साल पहले हुआ। ज़मीन पर मौजूद एक सिंपल लिविंग सेल इवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर कर वक्त के साथ साथ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में तब्दील होता गया। साइंस ने हमें ये तो बताया कि ज़मीन पर इवोल्यूशन की वजह से ज़िंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन इसने हमें इस बात का जवाब नहीं दिया कि ज़मीन पर ये एक सेल कहाँ से आया। इंसान जैसे टैलेंटेड और स्मार्ट मखलूक खुद बहुत कैसे पैदा हुई? क्या ये सब एक इत्तेफाक है? नहीं, क्योंकि इंसान की तख्लीक ही खुदा के मौजूद होने का सबसे बड़ा दलील है। ज़मीन पर मौजूद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डीएनए होती है जो इसके तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। डीएनए हमें ये बताता है कि हमारा जिस्म कैसे बनेगा और ये काम कैसे करेगा। हर इंसान की बॉडी की हर एक सेल में डीएनए की 3.2 बिलियन बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। अगर एक बुक को ऑथर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए एक प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है, तो फिर डीएनए के इस जेनेटिक कोड्स को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूर एक डिज़ाइनर की ज़रूरत होगी, क्योंकि इतनी परफेक्ट चीज़ महज एक इत्तेफाक की वजह से वजूद में तो नहीं आ सकती है। साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के मोशन के लिए प्रिसाइज मैथमेटिकल लॉज बनाए हैं। ये मैथमेटिकल लॉज प्लैनेट्स की मोशन, पार्टिकल्स की बिहेवियर और एटम्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। अगर ये यूनिवर्स अफरा-तफरी की वजह से वजूद में आई थी तो फिर ये मैथमेटिकल इक्वेशंस क्यों इसको सपोर्ट करती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं? हम अच्छे बुरे की तमीज़ कैसे कर सकते हैं? क्या हमारा दिमाग ही सब कुछ है या हमारे अंदर कोई रूह भी मौजूद है? ये सवालात कॉन्शियसनेस यानी शऊर और प्रिविल यानी अपनी मर्जी की सीक्रेट्स को मजीद गहरा कर देती है। साइंस आज तक इस बात को मुकम्मल तौर पर समझ ही नहीं सकी कि हमारे ब्रेन में महसूस करने, सोचने और फैसला करने की ये सलाहियत कहाँ से आई है। हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और न्यूरॉन पर काम करता है, बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक कंप्यूटर में चिप्स और वायर्स होते हैं। लेकिन कंप्यूटर कभी ख्वाब नहीं देख सकता है, ना वो खुद से सोच सकता है और ना अपने आप को पहचान सकता है। यकीन नहीं आता है तो आज के एडवांस एआई से ही पूछ लो। अगर कॉन्शियसनेस यानी शऊर सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से होता तो फिर तो कंप्यूटर में भी शऊर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज एडवांस एआई रोबोट्स बन चुके हैं जो बात कर सकते हैं और फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो फीलिंग, मोरल सेंसेस और सेल्फ अवेयरनेस को महसूस नहीं कर सकती है। बहुत सारे साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स का ये कहना है कि शऊर एक फिजिकल चीज़ नहीं है, बल्कि इसके बजाय ये एक स्पिरिचुअल चीज़ है। अगर शऊर स्पिरिचुअल है तो फिर इंसानी जिस्म सिर्फ एटम्स और सेल्स से मिलकर नहीं बना है, बल्कि इसमें रूह भी है। बहुत सारे एथियस्ट ये कहते हैं कि मौत के बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या हम मौत के बाद जिंदा रह सकते हैं या इंसानी रूह जिस्म से अलग हो सकती है? क्या साइंस मौत के बाद ज़िंदगी के इम्कान को साबित कर सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें नियर डेथ एक्सपीरियंस में देखने को मिलता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस वो स्टेट होती है जिसमें किसी शख्स का दिल रुक जाता है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, लेकिन मौत के बाद भी वो एक रूहानी तजर्बा करता है। बहुत से लोग जो मरकर वापस जिंदा हुए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बॉडी को बाहर से देखा, उन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को देखा और वो एक रोशनी के टनल में जा रहे थे। ये तमाम तजुर्बात उस वक्त हुई जब उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। डॉक्टर जेफरी लोंग जो कि एक इनकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जो क्लिनिकल मौत के बाद दोबारा जिंदा हुए थे। उनकी एक बुक एविडेंस ऑफ द आफ्टर लाइफ में उन्होंने लिखा कि नियर डेथ एक्सपीरियंस एक धोखा नहीं है, लेकिन ये हकीकी वाक़यात है जो साइंस की समझ से बाहर है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के एक डॉक्टर सैम्पारनिया ने 2000 से ज़्यादा मरीजों पर एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने कहा कि जो लोग क्लिनिकल डेथ के बाद वापस जिंदा हुए तो उन्होंने कुछ ऐसे वाक़यात बयान किए जो साइंस के रूल्स से बाहर थे। बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि क्लिनिकल डेथ के बाद इंसान का दिमाग हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है और वो अपनी एक अलग कहानी तख्लीक कर लेता है। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि जब ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उनका ब्रेन ख्वाबनुमा तजुर्बात पैदा करता है।
अब जहन में एक सवाल आता है कि अगर शूर सिर्फ दिमाग में होता तो मरने के बाद तो इसे खत्म होना चाहिए था ना, लेकिन अगर लोग मरने के बाद भी कुछ वाकयात को देख सकते हैं तो ये स्पिरिचुअल रियलिटी यानी रूह की तरफ एक इशारा है। बहुत से साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि शूर जिस्मानी दिमाग का मोहताज नहीं है बल्कि ये एक अलग हस्ती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साइंस खुदा के वजूद का इनकार करती है, लेकिन अगर हम साइंस को डीपली स्टडी करें और इस पर गौर करें तो हमें हर जगह खुदा की मौजूद होने की निशानात मिल जाएगी। बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पूरी यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ पर जिंदगी का मौजूद होना खुदा के मौजूद होने का सबसे बड़ा दलील है, क्योंकि यूनिवर्स में तो वैसे बहुत सारे प्लेनेट हैं लेकिन उन पर जिंदगी की असरात ना होने के बराबर है। अर्थ के सन से डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर है जिसकी वजह से पूरी अर्थ पर पानी मौजूद है। अगर अर्थ सन के थोड़ी सी भी करीब होती तो सारा पानी इवापोरेट हो जाता। इसके अलावा अगर अर्थ थोड़ी सी भी दूर होती तो सारा पानी फ्रीज हो जाता। हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है जबकि 21% ऑक्सीजन है और बाकी 1% में दीगर गैसेस आते हैं। ये गैसेस हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है और जमीन के टेम्परेचर को मॉडरेट रखने में अहम किरदार अदा करती है। मार्स के एटमॉस्फेयर में 0.13% ऑक्सीजन है जबकि 2.7% नाइट्रोजन है और ये मिकदार वहाँ पर जिंदगी गुजारने के लिए नाकाफी है। वीनस के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से वहाँ पर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। सैटर्न मून के एटमॉस्फेयर में 98% नाइट्रोजन है जबकि उसकी टेम्परेचर -176 डिग्री सेल्सियस है। नेपट्यून मून की भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है जबकि प्लूटो की 90% एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस से बनी है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर सेम नहीं रहता है, वक्त के साथ वो बदलता रहता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को सन के हार्मफुल रेज और विंड से बचाती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होती तो अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। मून अर्थ के एक्सियल टिल्ट को बरकरार रखती है। अर्थ 23.5 डिग्रीज अपने रोटेशन एक्सिस की तरफ झुकी हुई है जिसकी वजह से जमीन के हर इलाके पर सीजन्स में चेंजेस आते रहते हैं। अब जहन में एक सवाल ये आता है कि अर्थ इतनी परफेक्ट कैसे बन गई? क्या ये बगैर किसी हालत के ऐसी बन गई? क्या पूरी यूनिवर्स में हमें अर्थ के अलावा किसी प्लेनेट पर लाइफ मिली है? अर्थ एक ऐसी यूनिक प्लेनेट है जो पूरी यूनिवर्स में हमें किसी भी जगह पर नहीं मिलती है और इस आइडिया को पॉइंट ट्यूनिंग आर्गुमेंट कहते हैं, जिसके मुताबिक जमीन की इतनी परफेक्ट तरतीब कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये खुदा की हिकमत और कुदरत का सबूत है जिसने खास तौर पर जमीन को जिंदगी के लिए बनाया है। हिस्ट्री में हमें बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट मिलते हैं जो एथीइस्ट थे लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान गॉड की मौजूदगी की तस्दीक की। एंथनी फ्लू 20वीं सेंचुरी का सबसे मशहूर और बाअसर फिलोसोफर और साइंटिस्ट था। एज अ फिलोसोफर उसने पूरी जिंदगी खुदा के मौजूद ना होने की दलाइल दी और उसने कहा कि खुदा का मौजूद होना एक इर्रेशनल बात है। उसका एक आर्टिकल थियोलॉजी एंड फल्सिफिकेशन कई बार पब्लिश हुई जो कि एथीइज्म के हक में एक बहुत बड़ी दलील थी। लेकिन जब 2000 में जेनेटिकल इंजीनियरिंग अपनी पीक पर पहुंच गई और जब साइंटिस्ट ने डीएनए के स्ट्रक्चर को 90% सक्सेसफुली मैप किया जिसकी वजह से एंथनी की नजरियात में बहुत सारे चेंजेस आ गए और उसने बयान दिया कि वो अब एथीइस्ट नहीं है और वो खुदा की मौजूदगी का इकरार करते हैं। अलबत्ता वो किसी खास मजहब को नहीं मानते हैं बल्कि देइज्म एक ऐसे गॉड पर यकीन करता है कि इसने यूनिवर्स तो बनाई लेकिन इसके बाद वो इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता है। उसने कहा कि वो अब इस बात को भी मानता है कि इस पूरी यूनिवर्स को एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया है। मैं मानता हूँ कि पूरी यूनिवर्स की कवानीन एक अजीम जहन की तरफ इशारा है और उसने अपनी एक किताब देयर इज अ गॉड में अपनी सोच की तब्दीली बयान की। अब अगर हम उन 3 सवालात की तरफ आए तो इसमें नंबर 5 पर आता है इफ एवरीथिंग हैज क्रिएटेड देन हु क्रिएटेड गॉड। इसका लॉजिकल जवाब ये है अगर खुदा को भी किसी ने बनाया होता तो फिर वो खुदा कैसी हुआ। इसका साइंटिफिक जवाब ये है कि क्रिएशन इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। जैसा कि हमने पहले स्टडी किया कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, ना टाइम था, ना प्लेस था, ना मैटर था, कुछ भी नहीं था। मतलब कि कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं का मतलब समझ रहे हो ना? और जब कुछ भी नहीं था तो मतलब किसी चीज को बनाने का कंसेप्ट भी नहीं था और दुनिया में सबसे पहला किसी चीज को बनाने वाला गॉड है एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। और इसी जवाब में हमें पिछले 2 सवालात की भी जवाबात मिलते हैं। व्हाई कैंट वी सी गॉड एंड हु वाज बिफोर गॉड। हम खुदा को देख क्यों नहीं सकते हैं? इसका जवाब है कि जब बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था तो खुदा मौजूद था और उसी ने उस पॉइंट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जिससे हमें इस बात का आइडिया मिलता है कि खुदा ना तो मैटर है, ना हम ये कह सकते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक जगह पर मौजूद है और ना ही हमारे तरह खुदा वक्त का गुलाम है और ना ही खुदा कोई ऐसी हस्ती है जिसे इंसान अपने आंखों से देख सकता है। तो यहाँ पर ये सवाल बेसलिस हुआ कि हम खुदा को देख क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसान आज तक अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर नहीं निकले हैं और पूरी ज़मीन पर इंसानों ने सिर्फ 5% ओशन को ही एक्सप्लोर किया है और ना ही इंसान अपने डायमेंशन से निकल सकता है। तो खुदा को देखने का ये सवाल बेकार है और इसी का जवाब हमें कुरान सूरह अल-अनाम 103 वर्स में मिलता है। निगाहें उसे पा नहीं सकती और वो निगाहों को पा लेता है और वही बारीक बीन और सब खबर रखने वाला है। तीसरा सवाल है कि खुदा से पहले कौन था? Who was before God? इसका जवाब पहले मिला अगर किसी ने थोड़ा सा भी गौर किया हो।
कि पूरी यूनिवर्स ने बिग बैंग से पहले टाइम का कंसेप्ट था ही नहीं, तो आगे पीछे और प्रेजेंट पास्ट का कंसेप्ट भी नहीं था, जिससे हमें ये पता चलता है कि खुदा से पहले कोई जीन भी था। इस वीडियो में हमने ये प्रूव किया कि गॉड एग्जिस्ट करता है और हमने एथियस्ट के कुछ बड़े सवालात के जवाबात भी दिए और उसे साइंटिफिक प्रूफ भी किया। अब इसके बाद एथियस्ट लोग ये सवाल करते हैं कि चलो मान लेते खुदा मौजूद भी है, तो पूरी दुनिया में 4500 रिलीजन्स है, इसमें कौन सा वाला ठीक है, हमें किस रिलीजन को अपनाना चाहिए, हमें किस खुदा की पैरवी करनी चाहिए। अगली वीडियो में हम इसको साइंटिफिकली प्रूव करेंगे कि अल्लाह इज़ द रियल गॉड एंड इस्लाम इज़ द ट्रू रिलीजन। अब अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नई जानकारी मिली हो और आपके ईमान में इजाफा हुआ हो, तो आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करें। इस वीडियो का लिंक ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ वगैरह में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आखिर में आपको इस वीडियो में कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसके टाइमिंग को कमेंट में ज़रूर मेंशन करें।